अच्छे से समझेंगे सारे क्वेश्चंस को, जिससे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हमें अच्छे से याद भी हो जाएं और डेट्स या डेटा जो हमारे पास होगा वो भी हमें अच्छे से याद आ जाए। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यू। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, थ्री टायर सिस्टम ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इज डैश। अच्छा जी, क्या है जी ये? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एग्जांपल देने हैं आपने, सीधा सा आप ध्यान से पढ़ो। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, all these are the type of rural cooperative credit societies। जनरल क्वेश्चन, आराम से आपने खुद ही जज कर लिया। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन अगर इसके और वाला पार्ट पढ़ते हैं हम, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी अ फर्म प्रोवाइड्स द बेसिक स्किल्स टू द वर्कर्स रिगार्डिंग इट्स यूजेज। नई टेक्नोलॉजी शुरू होने से पहले फर्म कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करती है, और इंट्रोड्यूस करने से पहले वो उसके यूजेज के ऊपर पैसा भी खर्च करती है, जिससे उसकी स्किल्स इंप्रूव हो जाए। तो अब वो इनमें से कौन सा मेथड है? तो भाई इसका मेथड हो सकता है इन एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन, नहीं जी। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, नहीं। स्टडी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, नहीं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर फर्म बेसिक स्किल्स देती है अपने वर्कर्स को, जिसके थ्रू वो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने से पहले उसको सीख लेते हैं। 19th क्वेश्चन, इन पाकिस्तान अबाउट हाउ मेनी परसेंट वर्कर वर्क इन एग्रीकल्चर। अब ये डेटा वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, जिसको लेकर थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कोई भी इंसान। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इतने प्रैक्टिस की क्वेश्चन हो जाएंगे ना, कि इतनी बार हम वो क्वेश्चन कर लें कि डेटा हमें थोड़ा बहुत अच्छे से रिमेम्बर रहे एग्जाम्स तक। तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में वर्क करती है, उसका हमें आंसर देना है। ऑप्शन है आपके पास 39, 43, 41 और 47। तो अगर हमें आइडिया नहीं है तो मैं अभी आपके लिए बता देता हूँ, पाकिस्तान में अभी भी 41% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है। अच्छा जी, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो हम और वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते। हाँ जी, और वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब इनिशिएट हुए? तो हाथों हाथ भैया रजिस्टर पे लिखते हुए चलो। इंडिया में कब हुए, चाइना में कब हुए, और पाकिस्तान में कब हुए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है। चलो जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म डेट याद रख लो भाई। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना ने करा 1978 में। उसके बाद पाकिस्तान ने करा 1988 में। उसके बाद इंडिया ने करा 1991 में, जिसको आप एलपीजी पॉलिसी कहते हो। तो बोल रहा है जी पाकिस्तान ने कब इनिशिएट करा, तो 1988 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो भाई। क्या है जी? इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज विटनेस्ड अ कंसिडरेबल फॉल इन द आईएमआर इन इंडिया। ठीक है जी, इंडिपेंडेंस के बाद से ही आप देखोगे तो इंडिया का आईएमआर फॉल हो रहा था। अच्छी बात है। बताओ इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। फॉलोइंग मे नॉट बी वन ऑफ द रीजन फॉर फॉलिंग। रीजन है नहीं, रीजन नहीं है। क्या ऑप्शन है सर? पहला, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ना। हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ने से तो आईएमआर कम होगा। अच्छा जी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड बढ़ना, इससे भी आईएमआर कम होगा। फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन ओवर द ईयर्स। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाना आईएमआर को कम नहीं करेगा। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना आईएमआर को कम करेगा। तो आंसर हो गया ओनली सी, यानी ये वाला ऑप्शन। ठीक है जी, ध्यान से। आईएमआर के फॉल होने का रीजन नहीं है कौन सा, वो बताना था। तो नहीं का आपने आंसर दे दिया, पढ़कर आपको इजीली पता चल गया। 21 क्वेश्चन, रीजन एंड असर्शन। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस लीड्स टू अ चेंज इन मैनेजमेंट विद अ चेंज इन ओनरशिप। भाई ये वाला क्वेश्चन सीधा सा, प्राइवेटाइजेशन का मतलब हमें पता ही है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही होता है प्रोसेस ऑफ चेंज इन द ओनरशिप। ये हमने पढ़ा है कई बार कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही होता है ओनरशिप चेंज होना। तो स्टेटमेंट ठीक है ना? हाँ जी, स्टेटमेंट ट्रू है सर। डेफिनेशन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है।
अच्छा जी, अब दूसरी चीज, इसका रीजन ठीक है या नहीं, 1 मिनट जरा वेट करें। कहाँ गए सर? ठीक है भाई, कंटिन्यू हेलो, करते हैं। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 21 पे चल रहे थे हम लोग, और 21 के अंदर हमने बोला प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट का चेंज हो जाना विद चेंज इन ओनरशिप। ठीक है जी, ये तो दूसरा सर ऑडियो नहीं आ रही स्टेटमेंट है का हमने आपकी। जो आंसर पढ़ा कि इसका रीजनिंग ठीक है या नहीं, तो रीजनिंग में हमने पढ़ा कि रीजनिंग में लिखा हुआ है चेंज इन मैनेजमेंट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये कह रहा है जी, ये यानी मैनेजमेंट का चेंज होना कंपलसरी नहीं है प्राइवेटाइजेशन के अंदर। तो अब हमने ये जब पढ़ा तो इससे हमें आंसर पता चला कि स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन इसकी रीजनिंग गलत लिखी हुई है। अगर प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओनरशिप चेंज होना ही नहीं होता, तो फिर प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन में चेंज इन ओनरशिप वर्ड आया कैसे? समझ आ रही है बात? तो प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ओनरशिप चेंज हो जाना मैनेजमेंट के साथ। और नीचे क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट चेंज होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, चलो जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो मैंने यार ऑफ कर रखी है। आओ जी अगले प्रश्न पे चले। आओ जी, 22 द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। लो जी 22 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को समझते हुए चलो भाई। क्या चीज? ये ऑपरेशन फ्लड क्या फिल्म है? ऑपरेशन फ्लड भाई व्हाइट रेवोल्यूशन को बोलते हैं। अब ये व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? तो इंडिया के अंदर जब दूध की भरमार हुई, ठीक है जी, यानी किस चीज में आया? मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो फ्लड आया, यानी जिसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, उस रेवोल्यूशन का नाम पड़ा भाई व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन तो सीधा सा हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है बता दिया हमने। कह रहा है जी ये इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुआ, तो भाई ये नोट कर लो डेट, जिससे तुम्हें भी याद रहे कि व्हाइट रेवोल्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया में। तो इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था 1970। ठीक है भाई, कहीं लिख लो, ऑपरेशन फ्लड यानी व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था 1970 में। अगर मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो आप इसका और वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते थे। वो क्या है? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कौन ऑब्टेन करता है? तो जनरल सा नाम जो आपको और मुझे पता है उसका नाम है एनएसएसओ। बच्चों ने 11th में भी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होता है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करती है। लेकिन बाकी ऑप्शन पढ़ तो लो भाई, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया ये भी डेटा कलेक्ट करता है, रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ये भी डेटा कलेक्ट करता है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन डेटा कलेक्ट करते हैं, तो आंसर इज डी। अगर ये बी और सी ऑप्शन की जगह कुछ और सी ऑफिसर्स होते या कोई और सी जो है वो एजेंसी होती, तो शायद फिर हम एनएसएसओ को ही टिक करते। लेकिन बाकी दोनों एजेंसीज भी मिलती जुलती हैं जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करती हैं। इसीलिए आपका आंसर हो गया डी। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्या है जी? 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ अ डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्रॉप रादर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन।
क्या मतलब होता है सर डाइवर्सिफिकेशन का? भाई डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बताया था, ये एक जमीन है और इस जमीन पर पहले आप एक ही क्रॉप प्रोड्यूस करते थे, अब फार्मर ने इसको डाइवर्सिफाई कर दिया, हाफ पर एक और हाफ पर कुछ और, यानी अब एक और एक मिलकर दो हो गई, दो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है एक ही गुड पर, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो पहली वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा सर दूसरा स्टेटमेंट लिखा थी, द गोल्डन रेवोल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ वेरी हाई प्रोडक्टिविटी इन हॉर्टिकल्चर। अब फिर एक और नई चीज आई है हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हॉर्टिकल्चर क्या था। हॉर्टिकल्चर बेसिकली एक नॉन फार्म प्रोडक्शन एरिया है जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिकल प्लांट्स, ये सब चीजें आती हैं। हाँ सर ठीक है। हॉर्टिकल्चर में भी एक रेवोल्यूशन आया था, उस रेवोल्यूशन का नाम था भाई गोल्डन रेवोल्यूशन, यानी फल और सब्जियों में जो रेवोल्यूशन आया था उसका नाम गोल्डन रेवोल्यूशन है, याद रखना, रिलेवेंट क्वेश्चन है। अच्छा, तो गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर में आया था, ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू। अगर यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ एग्रीकल्चरल फूड ग्रेन्स के लिए आया था। हॉर्टिकल्चर में जो रेवोल्यूशन आया था उसका नाम क्या पड़ा? गोल्डन रेवोल्यूशन। डेयरी के प्रोडक्ट्स में जो मिल्क में आया उसका नाम क्या पड़ा? व्हाइट रेवोल्यूशन। और राइस और व्हीट में जो आया उसका नाम क्या पड़ा? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो गया आपका यस बोथ आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, नोट करते हुए चलेंगे आंसर्स को, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24th, अगेन 24th क्वेश्चन, रीजन एंड असर्शन। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज का ओरिएंटेशन लेट 1970s और 80s में किया। अच्छा, अब इससे हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ पाकिस्तान का जो थोड़ा पास्ट है वो क्या था। तो भाई पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 47 में, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट करी 19, जब हमारा पहला प्लान खत्म हो गया 56 में। फिर पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, यानी चेंजेस किए पॉलिसीज में, अभी मैंने ऊपर डेटा बता दिया था 1988 में, यानी लेट 80s हो गया ना, 1988 यानी लेट 80s में आ गया आंसर। ठीक है जी, तो ठीक है, पहला असर्शन बिल्कुल ठीक है कि हाँ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज का ओरिएंटेशन लेट 1970s एंड 80s में किया। ठीक है, अब रीजन क्या है? A variety of regulated policies framework after independence lead to slow growth of Pakistan। बहुत सिंपल सा है भाई, इन्होंने 1980s के अंदर आकर अपनी नई पॉलिसीज का ओरिएंटेशन करा। रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि इससे पहले जो ये पॉलिसीज रेगुलेट कर रहे थे उससे पाकिस्तान की ग्रोथ स्लो हो रही थी, और इन नए रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान की ग्रोथ थोड़ी सी बूस्ट हो गई। तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये तो, यानी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और उसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हो गया बी, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो मिलता जुलता समझ आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज को 80s और 70s में स्टार्ट किया। क्यों किया होगा? कोई इंसान अपनी पॉलिसीज में रिफॉर्म क्यों करता है, चेंजेस क्यों करता है? क्योंकि प्रीवियस पॉलिसीज से वो चीज नहीं हो रही थी, और वही चीज उसने लिखा है कि पुरानी पॉलिसीज जो इंडिपेंडेंस के बाद यूज करी थी उससे पाकिस्तान की ग्रोथ स्लो हो रही थी। तो होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आगे के लिए याद भी रहेगा। अच्छा जी, करेक्ट पेयर बताओ जी, मैचिंग करनी है, नीचे ऑप्शंस गिवन है, सी के साथ थर्ड, ए के साथ ए, डी के साथ फोर्थ और बी के साथ सेकंड, एक ऑल्टरनेटिव सही बताना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कहीं लिखा हुआ है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, इक्विटी था। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव में इक्विटी आता है। एमआरटीपी एक्ट के आगे क्या लिखा हुआ है? एमआरटीपी एक्ट मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट कहते हैं। ये जब भारत ने 1991 में एलपीजी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी थी, तो याद रखना मैंने बता दिया था एमआरटीपी एक्ट खत्म कर दिया गया भारत से। एमआरटीपी एक्ट वाज abolished ड्यूरिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो भारत ने जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करी 1991 में, तो एमआरटीपी एक्ट को खत्म कर दिया। कौन सा एक्ट लेकर आए थे? मैंने बताया था सीसीआई। ठीक है जी, तो अब उसको रिप्लेस करके बहुत अच्छा दूसरा एक्ट आ गया जिसके अंदर हमने एक हेल्दी कंपटीशन एक्ट बनाया। एमआरटीपी एक्ट क्या था सर? कि भारत सरकार ने कहा कोई भी अपना मोनोपोली नहीं बनाएगा। अगर मार्केट में किसी ने प्राइवेट फर्म ने अपने आप को मोनोपोली बनाने की कोशिश करी
तो सरकार इस एक्ट के तहत आपके ऊपर बाधा लगा देगी, यानी बैरियर, और फिर आपको अपना मोनोपोली बनाने नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी कंपनी इतनी बड़ी स्केल पर चली गई कि लग रहा है कि मार्केट में और कोई सेलर है ही नहीं, वही एक अकेला सेलर है, तो वहां पर एमआरटीपी एक्ट लगाकर उस सेलर को रोका जाता था। लेकिन बाद में एलपीजी पॉलिसी आने के बाद इस एक्ट को खत्म कर दिया गया। अच्छा, सी पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 5 ईयर प्लान सेकंड, पहला कब बना था? 1951 में। कब तक चला? 5 साल चला। कब तक चला होगा? 51 से 56 में। तो भैया दूसरा कब शुरू हुआ? दूसरा 56 में शुरू हुआ। तो ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से स्टार्ट होके 61 पे खत्म हो गया, यानी ऑप्शन सी का आंसर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन 2 और बचे हैं, उसके बाद फिर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अच्छा सर, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है जी? अबाउट परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया। अगेन फिर डेटा पर एक क्वेश्चन आ गया है, और हमें याद भी नहीं है ना, हमने अभी कोई डेटा रटा है। तो थोड़ा सा डेटा भाई अब याद रखना, थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाकर डेटा याद रखो। ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है। हाँ जी, कितनी फीमेल वर्कफोर्स काम कर रही है प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया? तो अभी के लिए तो डेटा मैं बता देता हूँ, याद रखो तुम लोग। 57% है। 57% कौन? फीमेल। क्या? वर्कफोर्स। कहां पर? प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है। जिसके अंदर से आपको पता है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, और क्योंकि यहाँ पर रूरल और अर्बन की बात तो हो नहीं रही, और आपको पता है शहरों के अंदर तो प्राइमरी सेक्टर करने वाली फीमेल्स ही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी तो करते नहीं है शहरों के अंदर लोग। तो जो अर्बन एरियाज है, अर्बन एरियाज के अंदर जो मेजर सेक्टर है फीमेल का, वो तो सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर है। प्राइमरी में तो कुछ रोल है ही नहीं हमारा। प्राइमरी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो रूरल एरियाज है। तो ये 57% का मेजर पार्ट वहीं से हमें मिला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या है जी? स्टेटमेंट जीएलएफ कैंपेन वाज इनिशिएटेड इन 1968। नहीं सर जी, 1968 तो नहीं था। क्यों भाई? जीएलएफ कैंपेन बताया तो था 1961। 1958 था सर, 1958। 68 नहीं था जी। जीएलएफ कैंपेन वाज स्टार्टेड इन 1958। किसने स्टार्ट करा था? माओ जेडैंग। नाम बताया था ना, जिसको फादर ऑफ रिपब्लिक चाइना कहा था। माओ जेडैंग ने सबसे पहला कैंपेन स्टार्ट करा 1958 में। तो 68 में कुछ हुआ था? हाँ, 1965 के बाद टू 67 68 एक और काम किया था जेडांग ने, जिसको क्या कहते थे? प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। वो शुरू करा था इसने, लेकिन वो भी गलत है अभी तो यहाँ पर। अच्छा जी, स्टेटमेंट नंबर 1 तो फॉल्स हो गया सर। स्टेटमेंट नंबर 2 पर चलना भाई। इन इंडिया मेटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हायर देन पाकिस्तान। अब ये वाला डेटा तो आपको पता ही है, लास्ट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन का, और उसके अंदर एक टेबल आती है एचडीआई रैंकिंग वाली, उसके अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। तो इंडिया में हायर नहीं है, पाकिस्तान में ही हायर है। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर हायर है? पाकिस्तान में। इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का हायर है। तो यहाँ पर भी आंसर आ गया फॉल्स। बड़े अच्छे से याद रखो, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हायर है इसमें पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं। सीधी सा रीजन है यार, देखो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट वहां ज्यादा होंगी जहां पर फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा। यानी जब बच्चे ज्यादा बॉर्न होंगे तो उसके ड्यूरिंग ही ज्यादातर डेथ्स हो जाती है माँ की, अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। और आपको पता है तीनों कंट्रीज के अंदर फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा हाई पाकिस्तान का है। फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा पाकिस्तान, यानी जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो यहाँ पर आकर ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। आराम से मैं आपको गाइड करता हुआ चलूंगा किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। ठीक है, इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम थोड़ा बहुत खुद लिख भी लोगे, ऐसी बात नहीं है। तो किस किस चैप्टर के अंदर किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, मैं पॉइंटर्स बताता हूँ, चलता हूँ। चलो भाई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो एक आपके सामने पिक्चर बनी हुई आई है भाई, हाँ, और ये पिक्चर जो है, अगर आप में से किसी के पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी की किताब होगी
तो भैया ये एनसीईआरटी के अंदर सेम डिट्टो पिक्चर बनी हुई है। अब उसने तुम्हें पिक्चर प्रिंट करके कुछ कह रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द ऑफर बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या ऑफर था, एंड व्हाई इंडियन फार्मर्स वर नॉट रेडी फॉर द सेम ऑफर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फिर वो उसके बाद उस ऑफर पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद राजी क्यों नहीं रहे। बहुत ध्यान से प्लीज, कॉपी पेन अगर हो तो नोट करते हुए चलो भाई इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने शायद क्लास में भी ज्यादा डिस्कस कभी नहीं किया होगा। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने कोई ऐसी बात नहीं पढ़ी, इस क्वेश्चन में आ गई तो अब बताना पड़ेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या फिल्म थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो फिल्म थी, अगर मैं आपको थोड़ा जूम नहीं कर पाऊंगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप देखना, इस बोरी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कोई कोड है क्या? PL। सर आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर? बोरी पे बोला है। बिफोर बोला है भाई अमन, सीधे सीधे दो क्वेश्चन पूछ रहा है वो। कह रहा है जी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ऑफर क्या था, पहले तो ये बताओ। हमने कहा ठीक है जी ये बता देते हैं। दूसरी चीज बोल रहा है कि इंडियन फार्मर उस ऑफर के ऊपर क्यों नहीं रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, यानी क्या चीज उनको ऐसी नजर आई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PL 480, ये नोट कर लो भाई जरा कोई, और अपने आप को म्यूट कर दो, बीच में डिस्टर्बेंस ना करो। PL 480 सर कहाँ लिखा हुआ है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, जो बोरियां रखी हुई है, बोरियां वीट की बोरियां रखी हुई है, इनके ऊपर ये कोड लिखा हुआ है PL 480। क्या मतलब है सर इसका? PL मतलब पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ सेक्शन 480 बनाया गया था। कब बनाया गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। सर इस लॉ में क्या था तो ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता भाई, क्योंकि इतना जानना भी नहीं है। इतनी डिटेल याद रखो कि यूएस और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट, यूएस और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट इन विच यूएस सप्लाइज wheat to India, in which US supplies wheat, लिख लो कहीं पे, US supplies wheat to Indian, US सप्लाई करेगा इंडियंस को wheat कितना, इन अगेंस्ट इन ₹1, 1 रुपए के बदले में। ये आपस का दो कंट्री का मुआयदा, यानी पक्की बात, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले मैंने आपको बोला था इंडिया के हालात बहुत खराब थे, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो एक लॉ बनाया गया PL 480, उसके तहत यूएस इंडियन रेजिडेंट्स को वीट सप्लाई करेगा अगेंस्ट ₹1, 1 रुपए के बदले में। तो कहीं ना कहीं बहुत महंगा हो गया भाई उस हिसाब से, तो 1 रुपया, ठीक है नहीं। तो ये अगेंस्ट हुआ। अब क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हमें पता है सबको ग्रीन रेवोल्यूशन आया। हाँ जी सर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। चलो एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेकर आया? तो नाम याद रखना भाई, MS स्वामीनाथन, कई बार मैं बता चुका हूँ आपको नाम, MS स्वामीनाथन अंकल, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है जी। अब आगे का प्रश्न क्या है वो समझो। ग्रीन रेवोल्यूशन आते ही सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया को क्या हुआ, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। बार बार हम ये चीज पढ़ते हैं कि इतनी प्रोडक्शन बढ़ गई राइस एंड व्हीट की कि इंडिया अपने ऊपर निर्भर हो गया। अब उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तो खुद बताओ भाई, जिस चीज पर फार्मर पहले राजी था उस चीज पर क्यों राजी होगा, जब उसको पता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हो गया। और इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं, मार्केट में मैं इस सामान को बेचकर पैसा भी कमाऊंगा, और मार्केट में इसको बेचकर जो पैसा कमाएंगे उसको क्या बोलेंगे, मार्केटेबल सरप्लस। तो सर कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो अभी? क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं भाई। तो ठीक है। मार्केटेबल सरप्लस अगर होगा तो उसके बाद हम सेम ऑफर पर कभी भी राजी नहीं रहेंगे, ठीक है जी। तो ये बिफोर आफ्टर की सिचुएशन है, इन दोनों चीजों को, पॉइंट्स को आप कहीं पे नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बता दी, ठीक है भाई। अगला 29 क्वेश्चन, बड़ा सर सिंपल एक बार क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट बता दीजिए, मार्केटेबल सरप्लस वाला जो बताया। मार्केटेबल सरप्लस के अंदर ये वाला पॉइंट था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद राइस एंड व्हीट की प्रोडक्शन एक्सेसिवली बहुत बढ़ गई, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन एंड फार्मर एंजॉयिंग मार्केटेबल सरप्लस। कैसे कि अब वो सिर्फ अपना कंजम्पशन नहीं कर रहे बल्कि उनके पास इतनी प्रोडक्शन बढ़ गई कि वो उसको बेचकर पैसा कमा रहे हैं। तो फिर क्यों जाएंगे वो उस चीज पर। प्रश्न नंबर 29, कई बार आपने चैप्टर 1 में बहुत बार पढ़ा है ये, कि भाई बहुत कुछ करा अंग्रेजों ने,
सब लूटपाट मचा दी, बहुत बुरी बुरी हरकतें करी, लेकिन कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बताओ। तो मैंने आपको बहुत बार बताया, देखो भाई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लिखने के लिए आए तो सीधा सीधा लास्ट वाला पैराग्राफ चैप्टर 1 का, जिसका नाम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको एक्सप्लेन कर देना। कई बार लिखवा दिया कि चैप्टर 1 के अंदर स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आए तो आंख बंद करके लिख दो, रोड बनाए, रेलवेज बनाए ब्रिटिशर्स ने, वाटर ट्रांसपोर्ट, स्विस कैनाल उन्होंने हमें दी, इंडिया के अंदर पोस्टल सिस्टम वही लेकर आए, जिस कम्युनिकेशन के थ्रू, उनके थ्रू ये जो है आपका टेलीग्राफ आपको मिला, उन्हीं की वजह से इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम आया। ये सब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, जितने याद हो लिख देना भाई, ठीक है जी। चलो इसी का और वाला पार्ट बता देता हूं कि अगर ये वाला पार्ट नहीं करा तो और में क्या करोगे। What was the twofold motive behind the systematic deindustrialization affected by the Britishers in pre-independent India? ये twofold motive किसको बोल रहा है, नोट कर लो 2 पॉइंट को। twofold motive याद है वो क्या चीज, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो चालुओं ने हमारे साथ करा था। क्या करा था सर, कि अगर तुम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे या बाहर से फिनिश गुड मंगाओगे तो इस पे नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुमने एक्सपोर्ट किया क्या चीज, हैंडीक्राफ्ट का सामान, तो भारत को उसके ऊपर ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम टू फोल्ड मोटिव, जिसके पीछे 2 बड़े मकसद थे। अपने वाली चीजों को टैक्स फ्री रखा और हमारी वाली चीज को टैक्स लगा दिया, जिससे जिससे सारा बेनिफिट ब्रिटिशर्स को ही होगा, हमें कुछ खास फायदा नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये टू फोल्ड मोटिव है, इसको अच्छे से आपने लिखना है। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अंडर द colonial regime, the real motive behind the development of infrastructure was to meet various colonial interests, accept और refute। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, क्या बोल रहा है। मैंने एक बार बताया भी था, देखो जी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गोरों ने ही दिया हमें, लेकिन क्या गोरों ने वो हमें देने के लिए बनाया था या अपने लिए बनाया था, बताओ। अपने लिए बनाया था या हमें देने के लिए बनाया था, बताओ। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए था, उनके लिए हमारे लिए, उनके लिए। उनके लिए। तो बोल रहा है ये सारा जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था वॉज टू मीट वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, हम इसके अगेंस्ट नहीं हैं। क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें थी, चाहे वो रेलवेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, पोर्ट हो, पोस्ट हो, ये सब चीजें ब्रिटिशर्स ने अपने आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बनाई थी, जिसका बेनिफिट भी उन्होंने ही उठाया। और रेलवेज जो बनाई ये भी वो अपने मोटिव के लिए बना रहे थे। यानी इन शॉर्ट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड टू रेलवे, सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बनाई थी। इसके अंदर कोई रीजन नहीं था कि वो इंडिया का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते थे। तो यह आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा पूरा अच्छे से। किसी का कोई आंसर होगा तो मैं तुम्हें आंसर शीट भी भेज दूंगा बाकी, जिससे तुम्हें थोड़ा आंसर जज हो जाए। 31 पे चलते हैं भाई। मेरा नहीं है द फंक्शंस ऑफ, है क्या वीको का पेपर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दी सीपीसीबी। आपको मैंने बताया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है, काफी टाइम हो गया इंडिया में बने हुए, बहुत टाइम हो गया। इसका मोटिव भी होता है कि इंडिया के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। आके बेटा पढ़ ले यार, ठीक है ना, जिसको पोल्यूशन को कंट्रोल करना, उसके लिए हमने ये बोर्ड बनाया था एनवायरमेंट कंसर्न के लिए। कह रहा है इसके फंक्शंस बताओ, तो मैं इसके फंक्शंस आपको भेज दूंगा। बहुत सिंपल से फंक्शंस है जो जनरली एक बोर्ड करता है, ठीक है जी, जिसका मोटिव है वाटर और एयर पोल्यूशन से जो है, 2 मेजर चीजों से एनवायरमेंट का कंसर्न है इसको लेकर। ये हर स्टेट लेवल बोर्ड्स पर बनाया जा चुका है। इसका मोटिव ये है कि जिससे पोल्यूशन कौन सा, वाटर और एयर दोनों को कंट्रोल किया जा सके। इसकी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च टीम होती है, ठीक है जी, जो जो अलग अलग कंपनीज के रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है और वहां से कैरी आउट करती है कि किससे किसका पोल्यूशन हो रहा है। अगर आप ये ना करना चाहो तो आप नीचे वाला भी कर सकते हो,
इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज लेड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग का मतलब साफ हो गया कि जो आप रात दिन पेड़ काट रहे हो, जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। आप एग्री करते हो तो आप खुल के बोलोगे हाँ जी हम एग्री करते हैं, और एग्री नहीं करते बल्कि पूरा पूरा इस चीज को मानते हैं कि जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उतनी ही ऑक्सीजन की कमी होगी, ग्रीन हाउस गैसेस उतनी ज्यादा बढ़ेंगी, उससे ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ेंगे और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका एनवायरमेंट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, जिसको आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी लिखना है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो जी, एक टेबल आ गई है। टेबल को अब बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर टेबल को कैसे एक्सप्लेन करें, तो लो जी टेबल आ गई है, टेबल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाँ जी सर, टेबल आ गई है। क्या लिखा हुआ है जी? इंडिया पाकिस्तान दो कंट्रीज के दो डेटा गिवन है, एक अर्बनाइजेशन और एक आईएमआर। पहले पार्ट में बोल रहा है कमेंट करो आईएमआर को। आईएमआर आपके सामने है बेटा, तो आईएमआर की पहले डेफिनेशन लिख देना। आईएमआर मींस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है जी। अब आंख को खोल के देखो तो सामने नजर आएगा आईएमआर किसका ज्यादा है, तो सीधा लिखोगे आईएमआर इज वेरी हाई इन पाकिस्तान। IMR is very high in Pakistan 66 and compared to India 38। रीजन क्या है कि मैंने अभी बता दिया था, रीजन है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लार्ज फैमिलीज हैं, लार्ज साइज फैमिलीज, यानी जो फैमिलीज हैं उनके साइज बहुत बड़े हैं। बड़े होने का मतलब जैसे बच्चे बच्चे ज्यादा हैं, खानदान बड़े बड़े हैं। और थोड़ा सा एक रीजन जिसकी वजह से ये डेथ्स होंगी, चाहे माँ की हो या बच्चों की, थोड़ा सा आप सीधा सीधा पॉइंट निशाना लगाओगे, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। ये कमी इस चीज को बहुत बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से ये डेथ्स बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाओ भाई, 2-3 लाइन लिख देना उसके बाद। पाकिस्तान इज मोर अर्बनाइज्ड देन इंडिया। हाँ जी, नजर तो आ रहा है कि 33% इंडिया में है और 39% पाकिस्तान में है, तो लिख देना भाई यस, पाकिस्तान इज मोर अर्बनाइज्ड देन इंडिया अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल। 39% people living in urban areas in Pakistan, whereas 33% people living in अर्बन एरियाज इन इंडिया। और कुछ भी नहीं, कोई रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, हर जगह रीजन नहीं देते। ठीक है ना, क्लियर है भाई इतना? 32 बताओ, 32 क्लियर है टेबल वाला पॉइंट? यस सर। जिस जगह टेबल में आपको लगता है लूप आ रहा है, कोई पॉइंट में चेंज आ रहा है, वहां पर पॉइंट का रीजन देना जरूरी है। तो आईएमआर को लेके तुमने रीजन दिया कि देखो जी उसके अंदर ज्यादा होने का रीजन ये है कि वहां पर फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, लार्ज साइज फैमिलीज हैं, डेथ्स ज्यादा होती है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज है, इसलिए वहां पर ये ज्यादा है। अर्बनाइजेशन को लेके कोई बड़ी चीज लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर अगर सीधा सीधा सा अगर यहाँ पर इंडिया का चाइना के साथ कंपैरिजन हो जाता तो इंडिया का 33% अर्बनाइजेशन है और चाइना का 60% अर्बनाइजेशन है। अब तुम्हें रीजन लिखना पड़ेगा, तो उसका रीजन साफ था, जो माओ ने कैंपेन स्टार्ट करी थी वो क्या थी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाए। तो आप तो ये बात जानते हो, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी उतना ज्यादा एरिया अर्बनाइज होगा। अब हमारे आसपास दिल्ली के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है वो एरिया अर्बनाइज होता जा रहा है ना, रूरल एरियाज हमारे कम होते जा रहे हैं। तो ये उसका सीधा सा रीजन है। ठीक है भाई, 33 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 33 क्वेश्चन के अंदर लिखा कितने हुआ मार्क्स है, का क्वेश्चन है 32? ये ऊपर वाला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर से पहले का 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, 2 पार्ट के। बिल्कुल ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जरा आप ट्राई कर लेना क्योंकि वो टाइमर कंप्लीट हो रहा है। वैसे कोई इतनी घबराने वाली चीज नहीं है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड इन द अर्ली 1990s रिजल्ट इन अ डिक्लाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल सेक्टर। 1990 के जो रिफॉर्म प्रोसेस थे, उसके बाद हमने ये देखा कि वर्कर जो एम्प्लॉयड थे फॉर्मल सेक्टर में वो कम हो गए, यानी इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर काफी बढ़ गया। हमने डेटा भी पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में, 91% इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर है, सिर्फ 9% लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो मैं इन दोनों के आंसर्स आपको भेज दूंगा वैसे अभी। ठीक है जी, बाकी थोड़ा सा घर पे ट्राई करना। नीचे वाला क्वेश्चन एनवायरमेंट वाले चैप्टर में से ही है,
एक केस स्टडी दे रखी है और उसके बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है लैंड डिग्रेडेशन को लेकर। ठीक है जी। तो ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पेपर मैं अभी और सॉल्व करवाऊंगा आपको, संडे को कराऊंगा। ठीक है जी। और एक पेपर मैं आपको अब होमवर्क पे भेजूंगा, सबको करके रखना है, इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, मैक्रो का। ओके सर।